आईईपी का मतलब है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसकी भूमिका को हम थोड़ा समझेंगे कि व्हाई डू वी हैव एन आईईपी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो हमारे जनरल स्कूल्स में रहता है, जिसमें हमें नेशनल करिकुलम मिलता है, जैसे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड से जो हमारा सिलेबस रहता है, दैट इज मेंट फॉर चिल्ड्रन एट अ सर्टेन ग्रेड टू फॉलो। एंड फ्रॉम द एज फ्रॉम प्री नर्सरी और प्री स्कूल, वहां से लेकर आप लेके चलेंगे जब तक आप पीएचडी नहीं कर लेते या उससे आगे भी नहीं चले जाते, हर पढ़ाव के लिए एक सिलेबस रहता है। सो हमें बस सिलेबस फॉलो करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड और एट विच ग्रेड द चाइल्ड इज। एंड उसमें एलिजिबिलिटी ये रहता है कि एक पहले वाले पढ़ाव का 80% बच्चे ने अचीव किया हो। जैसे अगर प्रमोट होते हैं फ्रॉम 10th क्लास टू 11th क्लास, तो 11th क्लास में जाने के लिए बोलते कि 33% ही काफी होता है। अगर आपके बोर्ड्स में 33% आ गए, यू आर एलिजिबल फॉर क्लास 11th। 11th में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम वी स्टार्ट विद एनी सिलेबस दैट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट ग्रेड। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो एजुकेशन प्लान जो हम बनाते, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, दैट उसमें क्रक्स ऑफ द मैटर इज योर वर्ड इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब एक व्यक्ति के लिए बना गया। तो काफी बार चर्चा होती है कि सारे टाइप की डिसेबिलिटीज के लिए हम एक कॉमन सिलेबस क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सबका प्रोफाइल अगर जब हम देखते हैं तो सबके डोमेन सेम रहते हैं, और सबसे जो उम्मीद हम रखते हैं कि मुख्य धारा में वो जुड़ पाए और बहुत इंडिपेंडेंस से वो अपनी लाइफ जी पाए, ये तो सारा कॉमन रहता है। तो सबके लिए एक कॉमन करिकुलम फॉर डिसेबिलिटीज क्यों नहीं बन सकता? इसका जवाब भी हम ही देते हैं। जब भी हम किसी का असेसमेंट करवाते हैं, जैसे मैं उस दिन असेसमेंट के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में कह रही थी, इवन दो द चिल्ड्रन आर डायग्नोस्ड विथ ऑटिज्म, their capacity level would be different. That's why we use the word spectrum. Spectrum का मतलब है कि एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज से गुजरते हैं हम। हर डोमेन में हमारा रेंज ऑफ एक्टिविटीज रहता है। तो अब जब हम दो बच्चों को कंपेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है उन दोनों का पढ़ाव सेम हो। कोई बच्चा हो सकता है सिर्फ अपना नाम पहचान पाता है, कोई बच्चा होता है जो अपना नाम भी लिख पाता है और फॉर्म भी फिल कर पाता है। तो डिसेबिलिटी में अगर आप देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स का वैरायटी बहुत ही ज्यादा रेंज का है, बहुत ही अलग किस्म के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप अपने बीएड क्लास में ही देखें तो आप सब लोग एक कॉमन करिकुलम फॉलो कर रहे हो। यस, फॉर बीएड यू आर ऑल फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। हाउएवर हम सबके एक्टिविटी लेवल या फिर क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस लेवल में बहुत फर्क रहता है, राइट? द सेम मैनर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटीज, the performance level or activity level or functionality level is varied, all right, because of the nature of disability, because of the severity of the disability and the body parts affected. ठीक है? तो आईईपी का मतलब ही ये है कि हम एक व्यक्ति के लिए बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं ताकि उनके सारे एजुकेशनल नीड्स को हम फुलफिल कर पाए। Okay. I wanted to notes on the screen and I'll try to explain what it is. आईईपी हमेशा एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है। आईईपी हम मन घड़ंत नहीं बनाते हैं, हर दिन हर हफ्ते उसको चेंज नहीं करते हैं। वो एक एनुअल प्रोग्राम होता है जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड रहता है। तो अगर आप स्कूल्स की बात करेंगे तो आईईपी प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे की सारी डिटेल्स हो, बच्चे के गोल्स क्या है वो हो, बच्चे की फंक्शनैलिटी लेवल्स हो, बच्चे के साथ कौन कौन काम करेगा वो वहाँ पे मेंशन्ड हो। So IEP program is a very planned written program. हमारे ही आईईपी से शुरू होता है। हमने जब बच्चे को असेस कर लिया है और आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसका कोई स्पेशल नीड्स है, तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशली एक डिजाइन करते हैं, हर बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक
एकेडमिक गोल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है। सेकेंड बात है कि इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनका एजुकेशन सर्विसेज जो हम दे वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में हो। जैसे कि बच्चे की जो भी कमियां हैं या बच्चे की जो सामर्थ्य है उसको हम ढंग से समझें और उसके अनुसार इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि उसको सबसे कम सपोर्ट की जरूरत पड़े। इतना ज्यादा भी सपोर्ट नहीं करो कि वो हमारे सपोर्ट की आदी हो जाए, बट इट शुड बी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट फॉर हिम। जैसे हम कई जगहों में स्पेशल स्कूल्स में जब जाते तो हम देखते वहां के बच्चे उस बिल्डिंग के अंदर टोटली इंडिपेंडेंट है। उनको पता है पानी कहाँ है, उनको पता है खाना कहाँ है, उनको पता है खेलते कैसे हैं, उनको पता है कि अगर कोई तकलीफ हो तो किससे मदद मांगनी है, पढ़ाई कैसे करना है। एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उनको स्पेशल स्कूल्स में मिलता है। दैट इज बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर कि उनके एजुकेशनल नीड्स को हम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करें। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव का मतलब सबसे कम उनके रिस्ट्रिक्शंस रहे। हाँ जी केशव, कुछ कह रहे थे आप? सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तीसरी बात जो है अडेप्टेशंस देने की बात है। हम हमेशा स्पेशल नीड्स बच्चों को हम उम्र के साधारण बच्चे, सामान्य बच्चों के साथ हमेशा तुलना करते रहते हैं। तो हम ये देखते कि हाँ ये बच्चा ये कर लेता है, ये वाला बच्चा ये नहीं करता। हम वो गैप को हमेशा नापते रहते हैं। बट आईपी स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्स इन प्रोवाइडिंग अडेप्टेशंस। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगी, अभी 10th का बोर्ड्स या 12th का बोर्ड्स होता है और जिन बच्चों में डिसकैल्कुलिया होता है या फिर मैथमेटिक्स सीखने की प्रक्रिया में उनको दिक्कत आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है, तो उनको अब सुविधा ये दी गई है कि वो एग्जाम के दौरान कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी हमें दिख रही है उसकी कमी को भरपाई करने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगी, घरों में कई बार जहाँ पे आपका वो किचन टॉप रखा होता है, जहाँ पे आपका स्टोव रखा होता है, कई बार ऊंचा होता है, राइट। हम अपने अनुसार बनवाते हैं। अब सोच लीजिए मेरे घर पे कोई आया जिसका कद थोड़ा कम हो, तो क्या अडेप्टेशन दूंगी मैं? वहां पे एक स्टूल लगा दूंगी ताकि वो स्टूल पे खड़े होकर खाना पका पाए। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा लंबा है और स्टोव एक तरफ पे है, तो हम क्या करेंगे, उस स्टोव को थोड़ा ऊंचा कर देंगे ताकि उनको तकलीफ ना हो। जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि जिनको कंघी पकड़ना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उस कंघी पे एक थोड़ा सा बड़ा हैंडल लगा देते या कपड़ा लगा देते ताकि वो उनको पकड़ने में आसानी हो। जैसे अपने घरों में ही हमने ये अडेप्टेशन देखे होंगे। तो अडेप्टेशन का मतलब है जो भी हमें डिसेबिलिटी का टाइप दिख रहा है या फिर जो एक एक्टिविटी दिख रहा है जिसमें व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, उस अडेप्टेशन दे के हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर आप चाइना गए, वहां की भाषा आप नहीं जानते, आप टूरिस्ट है, आप किसी का मदद लेना नहीं चाहते, तो आजकल वहां पे हेडफोन्स आते हैं जिसके अंदर ट्रांसलेशन, लाइव ट्रांसलेशन चलता है। जो भी बाहर वाला व्यक्ति बोल रहा होगा वो साथ के साथ यहाँ पे आपकी भाषा में आपको सुनाई देगा। सो अडेप्टेशंस इज नॉट अ साइन that there is something wrong with the person, but it is meant to substitute. Substitute का हिंदी कोई बताना चाहेगा वर्ड? मैम स्थानापन्न ऑप्शन। ओके, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करना, किसी के जगह में कुछ और दे देना ताकि आपका भरपाई हो पाए। तो जैसे हम बोल रहे हैं मैथ्स करने में दिक्कत है, कैलकुलेशंस में गलती होती है, तो आपने क्या कर दिया, आप कैलकुलेटर खुद से यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है जब बहुत सारे नंबर आ जाते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। उस गलती को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने कैलकुलेटर का यूज किया। अब जैसे आजकल हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से आप मेरी तरफ नहीं आ सकते या फिर मैं आपके पास नहीं आ सकती, हमारी शिक्षा जारी रखनी है, तो हमने क्या किया है, उसकी भरपाई हमने कैसे की है, विद ऑनलाइन मॉडलिटी, जूम के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा, फोन के द्वारा आप सब लोग मेरी बात सुन सकते हैं। तो दीज आर द अडेप्टेशंस दैट यू गिव सो दैट somebody who is having a problem in education या फिर उसको शिक्षा लेने में, ग्रहण करने में दिक्कत हो रही हो, तो उसकी भरपाई हो पाए। ठीक है। अब इसमें फोकस बच्चे के शिक्षण पे होता है, बच्चे की डिसेबिलिटी पे नहीं, क्योंकि हमारा काम डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, डायग्नोसिस के लेवल पे हो गया, उसके बाद हम शिक्षण पे बात करते हैं
जब असेसमेंट करते हैं हम ये देखते हैं कि बच्चा अपने उम्र के अनुसार या फिर इस चेकलिस्ट के अनुसार कितने लेवल तक फंक्शनल है, कितना काम कर सकता है, राइट। हम वहां से शुरुआत करते हैं अपनी ट्रेनिंग की। तो आईपी कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है कि एजुकेशन में लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन फोकसिंग ऑन द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आप पहले पन्ने पे लिख देते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ये आपने पहले पन्ने पे लिख दिया है और उसको क्या क्या सुविधाएं देने वो लिख दिया है। पर उसके अंदर का जितना कार्यक्रम रहता है उसमें आपका फोकस उसके लर्निंग पे है, लर्निंग स्टाइल पे है। जैसे जब मैं आपका क्लासेस लेने आ रही हूँ तो मेरा लर्निंग स्टाइल में बदलाव यह है कि मैं इंग्लिश की जगह में हिंदी का उपयोग कर रही हूँ, बेशक मैं खराब कर रही हूँ, बट मैंने शिक्षण में ये बदलाव ये किया है ताकि मैं आपकी भाषा में बोल पाऊँ कि ज्यादातर लोग मेरी बात को समझ पाए। अगर आप तेजी से इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो हम क्या बोलते हैं, उसको ऑडियो कैसेट्स में डाल देते हैं, राइट। तो आप पढ़ते भी जाते हैं और वो सुनते भी जाते हैं, राइट। तो हमारे स्कूलों में काफी सारे बच्चों को अब एनसीईआरटी की किताबें ऑडियो फॉर्म में भी मिल रही है ताकि वो पढ़ते वक्त उस पर उंगली रखते जाए और उनको सुनाई देता जाए, राइट। तो फोकस इज नॉट ऑन डिसेबिलिटी ओनली, इट इज टू इम्प्रूव लर्निंग। शिक्षण पे कैसे प्रयोग करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज, उस पे फोकस्ड है। उसके बाद एज अप्रोप्रिएट हम करिकुलम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे चेकलिस्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए काम आता है, जैसे कलर रेड सिखाना, कलर ग्रीन सिखाना। तो कई बार कई जगहों में मैंने देखा है 13 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है और उसको अभी भी आईपी में कहीं ना कहीं कलर सिखाया जा रहा है। कलर सिखाना गलत नहीं है, पर उसके उम्र के अनुसार वाला क्या बोलते हैं एक्टिविटी हो। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूंगी, आप लोग जब टीवी देखते हैं, जब छोटे थे तो आप कार्टून देखते थे, उससे बड़े हुए तो आपको चित्रहार या वैसे वाले रियलिटी शोज पसंद आने लग गए, उससे भी बड़े जब हुए तो आपको कुछ ना कुछ सीरियल पसंद आने लग गए, फिल्म पसंद आने लग गए। आप उतने घंटे एक साथ बैठ के आप ये सब सुन सकते हो, देख सकते हो। जब बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो जाओगे तो उनको ये सब हल्ला नहीं आता, तो वो अलग तरीके के एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे एज अप्रोप्रिएट एंटरटेनमेंट या हैप्पीनेस क्वोशंट रहता है, वैसे ही शिक्षण का भी तरीका उम्र के अनुसार अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अगर आप रंग के बारे में बता रहे हैं और 14 साल का बच्चा है तो आप लाल दिखाओ हरा दिखाओ करके नहीं बोलोगे, आप उसको कोई चित्र देंगे भरने के लिए जहां पे आपने कोडिंग कर रखी है, जहाँ पे हम बोलेंगे 4 का मतलब है लाल, तो लाल रंग उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पे उस चित्र में भरना है, हरे को उधर ही भरना है। या फिर आप उसके अनुसार थीम बना सकते हैं कि ऑल रेड थिंग्स, उसका महत्व क्या है, अगर खाने में कोई चीज लाल है तो उसमें क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। द आइडिया इज जनरल लाइफ में उसका कहीं ना कहीं महत्व हो और जिस तरीके से आप उसको शिक्षण दे रहे हैं वो उम्र के अनुसार सही हो, ठीक है। सो आईपी का ये भी सिद्धांत होता है ताकि वो रिफ्लेक्ट करे कि आपने किस एज ग्रुप के लिए ये लिया है। अगर आप देखोगे इनके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, पहला है कि इट्स चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के अनुसार बनता है। अगर आप एनसीईआरटी के करिकुलम देखेंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड कई बार नहीं होता, वो एक्टिविटी सेंटर्ड होता है या फिर लर्निंग सेंटर्ड या फिर टीचर एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। टीचर को जो बहुत अच्छी तरह आता है वो ज्यादा पढ़ाती है, जो अच्छी तरह नहीं आता उसको भगा के खत्म कर देते हैं। आईपी थ्रू एंड थ्रू चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। इसका मतलब बच्चे का जो पढ़ाव है आप वहीं से उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि ये अच्छा कराती हूँ मैं उसको ये सिखाऊंगी, वो वाला सिद्धांत यहाँ नहीं चलता। इट इज चाइल्ड सेंटर्ड। दूसरा, इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे टीचर मायने नहीं रखता, पेरेंट अकेले मायने नहीं रखता, बच्चा अकेले मायने नहीं रखता। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ काम बच्चे को अपने आप करने होते हैं, कुछ काम टीचर के साथ टीचर करवाती है, बहुत सारे काम हैं जो पेरेंट को योगदान देना पड़ता है, उसके साथ बने रहना पड़ता है और बच्चे को सपोर्ट करना पड़ता है। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट पार्टिसिपेशन। ये सिर्फ वैसा वाला पार्टिसिपेशन नहीं है जहाँ पे पीटीएम में पेरेंट आके पूछ रहा है हाँ अब मेरा बच्चा क्या कर लेता है, या फिर मैं पेरेंट से पूछ रहा आपने घर पे क्या करवाया, वैसा नहीं। ये एक कंबाइंड एफर्ट है क्योंकि बच्चे में जो हमें जिस पढ़ाव तक उसको लेके आना है
वो जितनी बार उसको प्रैक्टिस करेगा और जितना अलग अलग तरीकों से अलग अलग एनवायरनमेंट्स में उसको ट्राई आउट करेगा या जनरलाइज करेगा, तभी उस बच्चे में हमें ग्रोथ दिखाई देगी, राइट, या फिर सक्सेस रेट बढ़ेगा। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सर्विस है। सर्विस का मतलब है ये क्रिया है, नॉट जगह। स्पेशल एजुकेशन सिर्फ स्पेशल स्कूल में सीमित नहीं होता। स्पेशल एजुकेशन एक क्रिया है जो हमें हर जगह में देना होता है, हर माहौल में क्रिएट करके देना होता है, और हर तरीके से हर व्यक्ति जो जो बच्चे के साथ है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चाहे वो हमारे स्कूल की आया दीदी हो, चाहे हमारे स्कूल का गार्ड भैया हो, चाहे हमारे स्कूल के बस के कंडक्टर हो, चाहे वो हमारे ऑफिस के स्टाफ हो, चाहे बच्चे का चाचा हो, मामा हो या दुकानदार हो, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज हर जगह लागू हुए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, हम बच्चे को मनी स्किल्स सिखा रहे हैं, तो मनी स्किल सिर्फ कॉइन को पहचाना या नोट को पहचानने पे सीमित नहीं है। उस नोट का उपयोग कैसे करना है, कितना देना है, कितना वापस लेना है, किस तरीके से उसके बारे में बताना है कि जैसे हम बोलते हैं तोल और भाव हम पूछते हैं कि ये कितने का दिया, कितना आप लेना चाहते हो, ये भी सिखाने की प्रक्रिया हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, राइट। कई बार अगर हमने देखा हमारे स्पेशल एजुकेशन के फॉर्मेट्स में अगर हम मनी स्किल सिखा रहे हैं तो इतना ही होता है कि पहचान करना या फिर 10 रुपए का चेंज बनाना, 20 रुपए दे के 10 उसमें से काट के चेंज वापस करना। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिखते हैं क्योंकि वो हम उस सिचुएशन में इतना ही कर पाते हैं। एक स्कूल सिचुएशन में, एक ड्रिल एंड प्रैक्टिस में हम इतना ही कर पाते हैं। लेकिन अगर उसको हम पूरे स्किल को ढंग से समझें तो पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके का पैसा हमें देना पड़ता है। आजकल बच्चों को पेटीएम सिखाने की बात हो रही है या फिर कार्ड उपयोग करने की बात हो रही है। सब जगह कैश नहीं चलता है, या फिर पैसा विड्रॉ करने की बात हो रही है कि क्या हमारे बच्चे ये पैसा विड्रॉ करके उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब पे चर्चा चल रहा है। अब चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि उस बच्चे को भी उतना ही अधिकार है पैसे का उपयोग करना जितना हमें है। तो अगर हमने उसके शिक्षा में इसको नहीं जोड़ा है तो गलती बच्चे की नहीं, हमारी एज एन एजुकेटर। सो इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि स्पेशल एजुकेशन एक सेवा भाव है, एक सर्विस है, एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू विद इन द वॉल्स ऑफ अ स्पेशल एजुकेशन सेंटर या फिर क्लिनिकल सेटअप में सीमित नहीं रहता है। फिर लिखा है LRE जिसको हम बोलते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। इसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगी। LRE का मतलब होता है कितना मैं आपको सहयोग दूंगी ताकि आप वो एक स्किल दिखा पाए। एक एग्जाम्पल है, वोकेशनल सेंटर्स में हमने देखा है कि हम बाजार से सामान खरीदते हैं, बच्चे को बस बोलते हैं असेंबल करो, चिपका दो, और हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ये बच्चे ने बनाया है। तो इसमें बच्चे का योगदान बहुत कम रहा, राइट। इसको हम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक नजरिए से बोले तो देखते हैं। फिर बोल सकते कि भैया ये चीटिंग हुआ कि बच्चे ने तो बनाया नहीं है, आपने सब चीजों को जोड़ने को कहा है और बच्चे का नाम चिपका के दे दिया है। इस एग्जाम्पल से हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब है जितना बच्चा कर पाता है वहां तक उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। जहां से उसकी कमियां शुरू होती हैं या फिर उसकी योग्यता में कई बाधा आती है, उसके आगे आपको अडेप्टेशन या असिस्टेंस देने की जरूरत है। जैसे मैं माता भगवती चड्डा निकेतन, आपने सुना होगा, दिल्ली में है, नोएडा में एक्चुअली। तो वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलता है। तो वहाँ पे मैंने 5 बच्चों को ऑब्जर्व किया, उन सबको पेपर बैग फोल्डिंग और गिफ्ट रैपिंग सिखा रहे थे। तो पेपर बैग फोल्डिंग में उन्होंने पहले क्या किया, 2 बच्चों को बैठा दिया था, एक का काम था उसको फोल्ड करके देना और दूसरे का काम था जगह जगह उधर फेविकॉल लगाना, राइट। क्यों? ये वाला बच्चा सिर्फ चिपकाने वाला काम अच्छी तरह करता है, फोल्डिंग में आड़ा टेढ़ा कर देता है। ये वाला बच्चा फेविकॉल जब लगाता है तो ज्यादा चिपका देता है, पूरा पैकेट ही चिपक जाता है और खुलता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक ही कमी और दूसरे की कमी को देखा, दोनों की योग्यताएं देखी और दोनों को एक टीम बना लिया। समझ में आया? एक बच्चे की कमी ये थी कि वो ढंग से फेविकॉल नहीं लगा सकता था,
और दूसरे की कमी थी कि वो ढंग से पेपर फोल्ड नहीं कर पा रहा था, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों की कमियों को एक साइड रखा और दोनों की योग्यताएं देखी। ये बच्चा बहुत अच्छी तरह पेपर फोल्ड कर सकता है, साइज के अनुसार मार्किंग करके पेपर को फोल्ड कर पाता है। दूसरे बच्चे की योग्यता ये थी कि बहुत साफ तरीके से वो फेविकॉल एंड पे लगाता है ताकि वो पेपर बैग बन पाए, राइट। तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब है जितना भी बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर पाए उसको उस एनवायरनमेंट में और प्रमोट करें और ट्रेनिंग करें। बिल्कुल ही हाथ पकड़ के पूरा काम कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम जाएंगे जनरल एजुकेशन करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट्स। जनरल एजुकेशन करिकुलम में जब हम बात करते हैं तो हम एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं या फिर आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। उस पॉलिसी के अनुसार उम्र में एक पर्टिकुलर एज रेंज में बच्चे के फाउंडेशनल स्किल्स कौन कौन सी रहती हैं उन पे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कल को बोल रहे हैं कि 18 साल की उम्र में हमारे बच्चों को भी वोट देने का अधिकार रहेगा। जैसे आपने पिछले वोटिंग में देखा होगा काफी सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को मौका दिया गया था, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों ने भी अपना वोटिंग राइट डाला है। उसमें बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस उठे भी कि क्या उन बच्चों में इतनी समझ है कि वो अपने देश के नेता को चुन पाए, पर बात वहां पे बच्चे की योग्यता के ऊपर थी कि एक 18 साल का बच्चा क्या अपने लिए गवर्नमेंट चूज करने के लायक है या नहीं, डिसेबिलिटी को साइड रख के, राइट। In the same manner, there are certain guidelines that are given which are age appropriate. उम्र के अनुसार बच्चों के कौन से फाउंडेशनल स्किल्स होने चाहिए, राइट। ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। दूसरा, आपके असेसमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स किसके अंतर्गत हैं, हम अपने हिसाब से असेसमेंट कर रहे हैं या फिर हम कोई नेशनल फ्रेमवर्क से उठाए हुए असेसमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे उस दिन मैं आपको असेसमेंट्स दिखा रही थी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, हमने ज्यादातर NIMH के लिए थे जिसको आप निपेड कहते हैं आजकल। NIMH बहुत सारे हमने असेसमेंट पैटर्न्स उठाए क्योंकि वो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं और वो हमारे भारतीय बच्चों के लिए काम आएंगे, राइट। तो IEP में कहीं ना कहीं जहाँ पे हम असेसमेंट्स यूज करते हैं या फिर करिकुलम बनाते हैं, हमारे फ्रेमवर्क को देख के बनाने की बात की गई है। उसके बाद बच्चे के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स को ध्यान में रखना है। बच्चों को हम सिखाना तो जानते हैं पर उनकी जरूरतें क्या है हम उन पे थोपते हैं। पापा कहते हैं कि इसको अंग्रेजी बोलना सिखाओ, मम्मी कहती है इसको रीडिंग और राइटिंग सिखाओ, तीसरे दिन आए नहीं नहीं ये गाता बहुत अच्छा, इसको गाना सिखाओ, चौथे दिन आए इसको डांस बहुत अच्छा आता है, इसको डांस सिखाओ, पांचवें दिन आए कि आज इसने आर्ट करके दिखाया था, इसको ट्रेनिंग आर्ट की दो। जब हम ये सब थोपना शुरू करते हैं इट इज नॉट कॉल्ड एन आईपी। आईपी का मतलब है आपने बच्चे की जरूरतों को और उसके स्ट्रेंथ्स को बहुत बारीकी से समझा है कि ये बच्चा ये काम कर सकता है, इसमें इसको भेजा जा सकता है। जैसे मेरी एक बच्ची थी जो बहुत सुंदर गाती थी, ऑटिस्टिक थी, वो बीच बीच में कभी भी उसको याद आएगा वो कोई भी पुराना गाना लेके शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको कभी भी हम गाने में ट्रेन नहीं कर पाए क्योंकि उसको पसंद ही नहीं था। जितनी बार वो गाना गाया और हमने उसको टोका कि उसके बोल ऐसे हैं, उसको इस तरीके से गाओ, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो जब भी हम ट्रेन करते थे उसको उस तरीके से गाना पसंद ही नहीं है, वो उसका स्ट्रेंथ नहीं था। गाना सीखना उसका स्ट्रेंथ अलग तरीके से था, वो खुद से ही ऑडियो बार बार लगातार सुन सुन के वो गाने सीखती थी, उसका स्ट्रेंथ उधर था। हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में वो सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उसके नीड्स के अनुसार देखे कि उसकी जरूरतें क्या थी। उसको बहुत ज्यादा नी पेन होता था, घुटनों में बहुत दर्द होता था, उसको एक्सरसाइज की बहुत जरूरत थी, उसको फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत थी, की बहुत जरूरत थी, उसको वेट लॉस करने की बहुत जरूरत थी, पानी कम पीती थी तो उसको डाइट और उसका वाटर इनटेक बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। तो मेडिकल कंसर्न्स को हमने फिर फर्स्ट प्रेफरेंस नीड रखा। तो शिक्षा अपनी तरफ जायज है और दूसरी तरफ हम उसकी एक्चुअल नीड्स को भी फोकस करते हैं कि उसका फिजिकल एक्टिविटी कितना होना चाहिए, उसको घर के काम कितने सिखाने चाहिए, उसको पढ़ना लिखना कितना सिखाना है,
उसके नीड्स एंड स्ट्रेंथ्स के अनुसार हमने चार्ट डाउन किया। फिर प्लानिंग फॉर एडल्ट, जाना बनता है, हर साल उसका नया गोल बनेगा, हर साल उसका पुराने साल का इवैल्यूएशन होगा, एक साल का हम फोकस या जिम्मा लेते हैं। लेकिन आईपी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोफाइल। अगर एक 4 साल का बच्चा मिला है आपको या फिर 3 साल का बच्चा मिला है, तो हमारे पहले आईपी से ही हम ये चार्ट करते हैं कि बच्चा 15 साल बाद क्या करेगा। बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स लो। तो पिछली बार मैंने स्पेसिफिकली 780 कोई कुछ कह रहा है, लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं आप? लक्ष्मण, चले तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगी। 10th के कुछ बच्चों ने पूछा कि वो कॉमर्स लें या ह्यूमैनिटीज लें या साइंस लें। तो पहली बात आती है कि उनको मार्क्स कितने मिले, मार्क्स के अनुसार उनको स्ट्रीम अलॉट किया जाएगा। दूसरा कई बोलते थे कि मैथ्स में छोड़ना चाहते हो, मैथ्स में नहीं छोड़ना चाहते। तो हम सबको बोलते कोशिश करके सब लोग मैथ्स लें, कल को ज्यादा आपके क्या बोलते हैं फील्ड्स खुले होंगे। अगर आपने मैथ्स छोड़ा तो आपके फील्ड्स अब अलग दिशा में लेगा, अगर आपने कॉमर्स छोड़ा तो आपका फील्ड अलग दिशा में जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट्स डिग्री सकते हैं। उसी प्रकार हम जब एक प्रोफाइल बनाते हैं एक बच्चे का, तो हमें ये देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस उसको 15 साल बाद मिलेंगी। उसके अनुसार हम उसके आईपी को आज से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे 10 साल की उम्र में बच्चा क्लास 4 के अनुसार रीडिंग राइटिंग करेगा, तो उसका नींव हमें कब डालना था, जब वो बच्चा 4 साल का था या 3 साल का था। ठीक है, तो एडल्ट आउटकम्स, प्लानिंग एडल्ट आउटकम्स का मतलब ये है कि हम एक होलिस्टिक पिक्चर माँ बाप को देते हैं कि आज हमारी ट्रेनिंग यहाँ है, लेकिन 15 साल में हम बच्चे को यहाँ देखना चाहते हैं। राइट, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसके बाद आपका बिहेवियर सपोर्ट्स, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट्स होने चाहिए। मुझे पता नहीं आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसी ने सिखाया है कि नहीं, पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ज्यादातर अगर आपको बचपन का याद हो तो टीचर्स पनिशमेंट टेक्निक को ज्यादा फॉलो करते थे। मुर्गा बना दिया जी, थप्पड़ मार दिया, हैंड्स अप करवाया, टेबल पे चढ़वाया, ऐसे बहुत सारे हमारे बचपन में हमें यही सिखाते होते थे। लेकिन एजुकेशन हम क्लियरली बोलते हैं कि बच्चे को मोटिवेट करना या फिर उसका बिहेवियर को मैनेज करने या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करने के लिए पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट वाले स्ट्रेटजीज ही यूज करने हैं, क्योंकि चाहिए वो अपना फुल पोटेंशियल में काम नहीं करता है। और सेम चीज हमें देख के माँ बाप भी घर पे उपयोग करेंगे, तो उनका होलिस्टिक प्लान बिगड़ जाएगा। हम बोलते हैं ना कि घरेलू भाषा में बोलते हैं कि बचपन में अगर बच्चा मार खाता है तो बड़े होके मार का डर चला जाता है। तो कहीं भी corporal punishment is not justified in the teaching system, okay, in the education system। तो हम पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की बात करते हैं, डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं वर्ड आएगा, या फिर एक्सटिंक्शन कहीं ना कहीं वर्ड आएगा, जेंटल टीचिंग कहीं ना कहीं वर्ड आएगा। तो आपके बिहेवियर स्ट्रैटेजीज आप जो बच्चे के साथ उपयोग करेंगे प्रॉब्लम के टाइम, क्राइसिस के टाइम, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ दर्शाने की जरूरत होती है। उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, किस तरीके का इंस्ट्रक्शंस आप दोगे, बच्चे का टेस्टिंग कैसे होगा, कब कब उसके टेस्ट होंगे, किस तरीके से उसके सैंपल्स को आप मेंटेन करोगे, उन सब का एक श्रृंखला आपको पहले से तय करके रखना होता है कि अगर 3 महीने का प्लान है तो हर 15 दिन में उसका एक असेसमेंट या फिर एक सैंपल आप बच्चे का रखेंगे। उसका प्रोग्रेस आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके पेरेंट्स को उसका प्रोग्रेस किस तरीके से आप बताओगे, इन सब का एक टाइमलाइन आपको सेट करना पड़ता है। तो आपके प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांत जो हैं वो ये सारे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 सिद्धांत हैं फॉर आईपी डेवलपमेंट। आईपी डेवलप करने के 9 सिद्धांत की बात हो रही है। फिर यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं, तो इस तरफ वाले लेफ्ट साइड जो आपके पिक्चर है उसमें है कि आईपी का प्रोसेस कैसा होता है।
सबसे पहले आपका असेसमेंट से ही शुरू होता है कि बच्चे के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी आपको मिल पाए उतना बढ़िया। जानकारी हासिल करनी है बच्चे के बारे में, उसके केस हिस्ट्री के बारे में, उसके लिविंग सिचुएशन, वो किस कैसे माहौल में रहता है, घर पे कौन कौन है और उसको सपोर्ट कौन करता है, कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, घर में माँ बाप का क्या वो आमदनी है, कैसे किस तरीके से रहते हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है। बच्चे का कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, बच्चे का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही हो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको गैदर करने की जरूरत है। दूसरा, सेटिंग अ डायरेक्शन। सेटिंग अ डायरेक्शन में ज्यादातर हम पेरेंट काउंसलिंग की बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट एक्चुअली पीड़ित होता है। पीड़ित इन द सेंस नॉट बिकॉज हाय उनके साथ बहुत बुरा हुआ, नॉट इन दैट सेंस। पीड़ित इन द सेंस उनको एक सामान्य बच्चा बड़ा करना आता है, राइट? क्योंकि दादा नाना या जितने भी घर के बुजुर्ग हैं वो एक सामान्य बच्चों को कैसे पालना है उसमें सपोर्ट कर पाते हैं। पर जैसे ही किसी बच्चे में डिसेबिलिटी हो, कई बार उनको मानसिक तनाव ज्यादा फील होता है। तनाव इन द सेंस प्रेशर ज्यादा फील होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या इसी तरीके से बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है, क्या ये इस तरीके से बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है। ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में रह जाते हैं, मेरे बाद उनका क्या, या फिर बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता तो किस प्रकार का खाना देना चाहिए। कई बार बहुत ही सरल सवालों के साथ आते हैं या फिर काफी गंभीर सिचुएशंस लेके आते हैं। तो जब सेटिंग अ डायरेक्शन की बात हो तो हमें कहीं ना कहीं माँ बाप के पर्सपेक्टिव को भी समझने की जरूरत है कि बच्चे के कौन से स्किल पे हमें सबसे पहले मदद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटिंग द डायरेक्शन इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मेजर प्रेसिंग प्रॉब्लम, मेजर प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ एन आईईपी करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे का हमने खुद से असेसमेंट किया है, बच्चे का खुद से एक प्रोफाइल बनाया है, बच्चे के बारे में अलग अलग थेरेपी से जहां से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी हमने उसको कलेक्ट किया है और उसके बेसिस में उसके गोल्स हमने सेट किए हैं, राइट? सो पहले 3 स्टेप देखें तो सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड है। वी आर ओनली प्लानिंग व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट वी आर गोइंग टू गिव। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही गंभीर बात यह है कि हम अकेले बच्चे के साथ काम करने की बात करते हैं। हम कहीं ना कहीं बाकी जितने भी लोग बच्चे के संपर्क में रहते हैं उनको हम भूल जाते हैं। जैसे पेरेंट्स का क्या काम है, घर में भाई बहन है तो वो क्या करवाएंगे, घर में दादा दादी हैं तो वो क्या करवाएंगे। हर दिन जब बस से आता है बच्चा स्कूल, तो स्कूल के टीचर सॉरी बस के कंडक्टर उससे किस तरीके से बात करेंगे, जो अगर आया उसको वॉशरूम लेके जा रही है तो किस तरीके से ट्रेन करेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन कभी भी अकेले व्यक्ति का नहीं होता, ये प्लीज कहीं ना कहीं याद रखिएगा, अकेले जिम्मा नहीं है। जैसे अगर बच्चे के हाथ की क्रियाओं में कोई तकलीफ है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद बच्चा मेरे साथ अच्छी तरह काम कर पाएगा। जब आपको ये लिंक समझ आ रहा है तो इससे ही समझ आता है कि अकेला आईपी टीचर का जिम्मा नहीं हो सकता। या फिर अगर आप बोले ऑटिस्टिक बच्चों में हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन सुबह सुबह होने की जरूरत है, नहीं तो बच्चा बहुत ही ज्यादा एंग्शियस होता है, घबराया हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है। तो अगर सुबह उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने सेंसरी इंटीग्रेशन कराया हो तो बच्चा अब आपको फोकस करने के लिए तैयार है। जैसे हम बोलते हैं स्कूल में बोलते हैं जो जो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं वो अच्छी तरह टीचर की बात सुनते हैं, उस दिन बिना इरिटेट हुए पूरी पढ़ाई करते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्लास में आंसर भी करते हैं। जो जो बच्चे सुबह खाना नहीं खा के आते वो पूरा दिन थके हुए रहते हैं, टीचर को फोकस नहीं कर पाते या फिर चिड़चिड़े रहते हैं, उनको नींद ज्यादा आती है। तो ये हमने क्या किया, हमने उसको लिंक किया, आपकी पढ़ाई की क्षमता को लिंक किया सुबह के ब्रेकफास्ट से। तो हमारे कहीं ना कहीं टीचिंग स्ट्रैटेजी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मम्मी या फिर पापा ध्यान दे कि बच्चा सुबह खाना खा के ही आए, राइट? सो इन आवर एजुकेशन प्रोग्राम पेरेंट इज द फर्स्ट केयर गिवर। तो जब इम्प्लीमेंटिंग की बात आती,
काफी सारे चीजें हम उनके भरोसे छोड़ देते हैं कि उन्होंने सिखाया होगा, उन्होंने भी साथ के साथ ट्रेनिंग की होगी, उन्होंने भी एक घर पे प्रैक्टिस करवाया होगा. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑल टुगेदर इज अ ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटी. अकेले स्पेशल एजुकेटर का नहीं रहता. तो ये बोलने का इसलिए है कि ये नहीं कि अपना काम किसी और को पकड़ा दो, कि दूसरे आपके टीम मेंबर्स को भी आप उतना ही सपोर्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे और उनका हाथ बटाएंगे जितना आप उनसे मांग रहे हैं. उसके बाद आता है रिव्यू एंड अपडेट ऑफ योर आईपी. बार बार उसमें चेक करने की जरूरत है कि बच्चा इस श्रृंखला में सीख पा रहा है या नहीं, क्या हमने करेक्ट पढ़ा उसके लिए चूज किया था कि नहीं, क्या ये एक्टिविटी उसकी उम्र के अनुसार या उसकी क्षमता के अनुसार है या नहीं. नहीं है तो उसको अपडेट करने की जरूरत है. जैसे 2 साल पहले ऑनलाइन टीचिंग या फिर जूम एक्टिविटी या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर गूगल मीट, ये सब उपयोग करना किसी नहीं आता था. में यूज करते होंगे जो लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर बड़े बड़े अस्पतालों में काम करते हैं. एक डॉक्टर ने दूसरे देश के डॉक्टर से बात करनी थी तो उन लोगों ने यूज किया होगा, पर शिक्षा में बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते थे. 2 साल के अंदर क्या क्या हो गया, 80% जवान व्यक्ति या फिर बच्चे इसमें ट्रेन हो चुके हैं. राइट, हम सब लोग ट्रेन हो चुके हैं कि जूम में कैसे क्लास लेना है, जूम में कैसे प्रेजेंट करना है, जूम में कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है. तो कहीं ना कहीं हमने शिक्षण में ये अपडेट किया है. ये पहले हमारे करिकुलम में नहीं था. मेरे करिकुलम में एज अ टीचर ऑल्सो ये सारे मेरे एक्टिविटीज में नहीं थे, लेकिन जरूरत ऐसी आई कि मुझे ये सब सिखाने की जरूरत पड़ गई. फिर लास्ट इज अगेन गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन. इवेलुएट करने के बाद आईपी का 1 साल के टेस्टिंग के बाद आप फिर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो. सारा इंफॉर्मेशन नहीं, बट लेके उस साल के दौरान अगर कोई मेजर चेंजेस हुए तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप संभालते हैं और फिर ये श्रृंखला फिर से चलता है. तो एक साइकिल की तरह है आपका आईपी. फिर बात आती है कि आपके आईपी टीम में व्यक्ति कौन कौन है. हम बच्चे को कभी भी क्रेडिट नहीं देते इस मामले में. बोलते कि बच्चा तो सिर्फ रिसीव करेगा, उसका कोई हक नहीं है. लेकिन अगर बच्चा उम्र के अनुसार आपको सही लगता है या फिर आपको लगता है कि वो भी इसमें योगदान दे सकता है, कि हम बच्चे से खुद पूछते हैं बेटा आप क्या सीखना चाहते हो, क्या आप डांस सीखना चाहते हो, क्या आप गाना सीखना चाहते हो, क्या आप हिंदी भाषा सीखना चाहते हो या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्या आप कुकिंग सीखना चाहते हो या कंप्यूटर सीखना चाहते हो. ये सब सवाल हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं. जैसे मेरे एक बच्चे ने जो 18 साल की उम्र का हो चुका था, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो उसने खुद से बोला कि मुझे फोटोग्राफी सीखना है. राइट, हमने कभी सोचा ही नहीं था. हम तो मसाला या फिर क्राफ्ट एक्टिविटी या फिर वीविंग, उन सब के बारे में ही सोचे थे. फोटोग्राफी एज अ करियर हमने नहीं सोचा था. लेकिन कुछ सिमिलर बच्चों के साथ उसने शुरू किया. 4 साल से वो फोटोग्राफी का ट्रेनिंग भी ले रहा है और छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी कर रहा है. उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है. राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आईपी में अगर हमने बच्चे का भी एक योगदान लिया है तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि बच्चे का भी मोटिवेशन रहेगा उस काम को सीखने के लिए, क्योंकि उसको फोटोग्राफी में रुचि है तो वो उस स्किल को ढंग से सीखेगा. दूसरा एक बच्चा, जब मैं ट्रेनिंग में थी उस टाइम पे उसको माली का काम बहुत अच्छा लगता था. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, उसको समय दिया कि दोपहर को लंच के बाद वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो माली भैया के साथ अलग अलग जगहों में पौधों का देख रेख करेगा. पहले 1-1 घंटे से शुरू हुआ, फिर कुछ ऑल्टरनेट डेज से पे गया. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने स्टाइपेंड में बच्चे का उपयोग किया माली भैया के साथ वो अपने गार्डन को सुधारने में. तो उसको खोदना, खाद डालना, पानी डालना, ये सब कार्यक्रम उसको सिखाया गया था. उसको फिर प्लांटिंग सिखाना बाकी रह गया था. तो एक बच्चे ने खुद से रुचि दिखाई और उस रुचि के वजह से बच्चे को हमने ट्रेनिंग दिया. दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो उसके माँ बाप. माँ बाप की क्या राय है और माँ बाप की क्या नीड है फॉर चाइल्ड ट्रीटमेंट, उसको हमें नजर में रखना है.
उसके बाद जनरल एजुकेशन टीचर्स से भी राय लेना जरूरी है, या फिर वो खुद इसमें पार्ट होंगे जो बच्चे को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। जैसे आप इंटीग्रेटेड सेटअप में देखोगे एकेडमिक ट्रेनिंग भी होता है, फंक्शनल भी ट्रेनिंग होता है, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग भी होता है। तो जनरल एजुकेशन टीचर्स वहां पे काम आते हैं, जो उम्र के अनुसार बच्चे का स्कूलिंग करवा पाए। फिर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो हम हैं, हमारा योगदान रहेगा। फिर एनीवन हु इज फेमिलियर विद द केस, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, पीडियाट्रिशियन हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर योगा इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। anyone who's giving treatment of any form to that child, treatment in the sense ऐसा नहीं कि मेडिकेशन या बच्चे में कोई बीमारी है, ट्रीटमेंट इन द सेंस कोई भी प्रकार का इंटरवेंशन दे रहे हो या सेशन दे रहे हो, ठीक है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, जैसे हमारे स्कूल के 2 बच्चे भरतनाट्यम सीखते थे, घर पे सीखते थे, तो उनको बोला गया था कि उनके भरतनाट्यम टीचर उनको अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे स्कूल की जो टीचर थी वो उनको भरतनाट्यम ट्रेनिंग अलग से भी देती थी। तो हर दिन उनका 1 घंटे का सेशन भरतनाट्यम टीचर के साथ होगा, वो ट्रेनिंग दे रही है। वो भी अब आईपी का पार्ट हो गए। उन्होंने बताया कि क्या कौन सा उनको करवाएंगे और किस किस प्रोग्राम्स में उनको लेके जाएंगे या कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, तो वो भी उसके पार्ट हो गए, ठीक है। फिर है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। हमें लगता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ काम ये है कि हमारी जरूरतों को पूरा करे। मेरे को क्लासरूम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये टेबल चाहिए, मेरे को वो कुर्सी चाहिए, बच्चा ऐसे काम करेगा, बच्चे को पिकनिक ले जाना है, बच्चे को ये एक्टिविटी करवाना है। नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को पूरी तरह चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सिर्फ हम नहीं, उनका भी काम यही रहता है कि बच्चा जितने समय में स्कूल में हो, उस बच्चे को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर पाए। फिर काउंसलर्स की जरूरत टाइम से टाइम रहती है, बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, जो उनको समझाए। बच्चे में जितने भी बदलाव आएंगे उससे नई चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को समझ के पेरेंट को आगाह करने का काम काउंसलर्स का होता है, ठीक है। तो ये हमारे आईपी टीम मेंबर्स है। कौन कौन? बच्चा खुद, पेरेंट्स, जनरल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, एनीवन हु इज फेमिलियर विद द केस, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पीडियाट्रिशियन, स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट, सारे। फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलर्स, ये सारे आपके आईपी टीम के मेंबर्स रहते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि 2 सेकंड आप पहले इसको समझें और लिख चाहते तो लिखें, ठीक है, इसको समझे। पार्ट ए, आपका आईपी हमेशा 2 पार्ट्स में रहता है, आईपी पार्ट ए एंड आईपी पार्ट बी। आईपी पार्ट ए में यूजुअली बच्चे के डिटेल्स रहते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी, पुराने रिकॉर्ड्स हो गए, पुराना रिपोर्ट हो गया, दूसरे जगह से रेफरल हमने करवाया उसका रिपोर्ट हो गया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के घर पे कौन कौन है, माता पिता क्या करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ आईपी का फॉर्मेट एनआईएमएच का बहुत पुराना है, इसमें हम काफी सारे बदलाव स्कूल के अनुसार हम कर लेते हैं, बट ये बेसिक आप समझिए। किसी भी बच्चे के लिए जब आप बनाएंगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जेंडर, मेल है या फीमेल है, एड्रेस, बच्चे का मदर टंग एंड कौन कौन सी भाषाएं वो समझता है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार आप अगर दिल्ली में देखेंगे काफी सारे लोग बच्चों से इंग्लिश में ही बात करते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्थ इंडियंस नहीं होते या फिर इंग्लिश नहीं बोलते, तो बच्चे की भाषा में उससे बात करें। काफी सारे माँ बाप को हम कहते हैं कि उससे एक ही भाषा में बात करो, पर आजकल मल्टी इंटेलिजेंस कहता है कि बच्चा 5 भाषाएं तक बहुत ही छोटी उम्र में एक्सपोजर मिलने के कारण समझ पाता है। तो हमें ये नहीं सीमित रखना कि सिर्फ अंग्रेजी बोलो, सिर्फ हिंदी बोलो या फिर सिर्फ उसकी मदर टंग बोलो। उसको जितना आप एक्सपोजर दे सकते हैं, हर भाषा में एक्सपोजर दो। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, जितना सिवियरिटी बढ़ता जाता है हम उतनी भाषाओं को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे के दिनचर्या के काम में बाधा आ रही है। ऑलराइट, सो लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो स्कूल का रहता है,
जैसे उसको एडमिशन नंबर भी कहते हैं कई जगहों में। फिर बच्चे का क्लास कौन सा है, तो बच्चे के हर क्लास के अनुसार एक एक बनेगा। एवरी ईयर पार्ट ए बनता रहता है, हर साल एक बार बनेगा, जिसमें हम स्कूल्स में भी उनका जनरल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद कौन से समय का ये आईटीपी है या आईईपी है, जैसे इस साल का हम रखेंगे तो एकेडमिक ईयर 21-22। फिर आईपी नंबर होगा, जैसे बच्चे ने अगर नर्सरी से शुरू किया है और अब क्लास 4 में है तो उसका आईपी नंबर 6 होगा। ठीक है, नंबर आप देंगे कितने आईपी इस बच्चे के बन चुके हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें गैदर करने की जरूरत है कि बच्चे का सिवियरिटी क्या है, या फिर बच्चे को और कोई दिक्कत है या नहीं। जैसे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं, या फिर बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, या फिर बच्चे को मेंटल इलनेसेस के साइंस है, या बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है थोड़ा, या फिर बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बच्चे को डिस्क्राइब करते हुए उसके बाद हमें जोड़नी होती है। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, उसका प्रूफ या फिर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हमें रखना होता है। फिर पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, घर में कितने लोग हैं, कौन कौन बच्चे के साथ काम करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, या फिर कौन उसका देख रेख करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद बच्चे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसको खेलना पसंद है, उसको कलरिंग पसंद है, उसको म्यूजिक पसंद है, उसको पढ़ना पसंद है, उसको न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस डालना चाहते हैं वो इधर आएगा। फिर आखिरी में हम लिखते हैं कि बच्चा अगर कोई दवाइयाँ ले रहा हो, उसको दवाइयों की जरूरत हो, जैसे मिर्गी के दौरे जिनको आते हैं उनकी दवाइयों का लिस्ट होता है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा जैसे एमएनएस हो गया, या फिर पीकेयू हो गया, या फिर ग्लैक्टोसीमिया हो गया, डायबिटीज हो गया। अगर बच्चों में ये सब बीमारियां हैं तो क्या वो दवाई लेता है या नहीं, वो हमें जानना जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए इंजेक्शन रहते हैं, या फिर कोई दवाई होती है जो उनके मुंह में डालना होता है। जैसे एक हमारी बच्ची थी जिसका हार्ट बहुत वीक था, बहुत जल्दी उसका रफ्तार बढ़ जाता था और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके डॉक्टर ने बोला कि एक दवाई है जो उसके पॉकेट में हमेशा रहनी चाहिए, जैसे वो बेहोश होती है वो दवाई खोल के उसके मुंह में रख देना है, तो खुद ही घुल के बच्चे का हार्ट रेट और वो सब थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। राइट, तो मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया आपका गोल्स। गोल्स लिखने का सिद्धांत है, जो हम असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट किया है उसमें से जो जो गोल्स आइडेंटिफाई हुए हैं डोमेन्स के अनुसार वो हम एक श्रृंखला में लिखेंगे। ग्रॉस मोटर फंक्शंस में ये एक्टिविटीज, फाइन मोटर फंक्शंस में ये एक्टिविटीज, रीडिंग में ये कराना है, राइटिंग में ये कराना है, ड्रेसिंग में हमें ये करवाना है, फिर कम्युनिटी में ये करवाना है, प्री वोकेशनल स्किल्स में ये करवाना है। तो हर डोमेन के अनुसार आप उसके गोल्स देखते हैं। गोल्स का मतलब है हमें ये सब स्किल्स उसको सिखाने की जरूरत होगी। राइट, और उन स्किल्स के लिए कौन कौन स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बच्चे का स्पीच क्लैरिटी नहीं है तो सर फर्स्ट प्रेफरेंस स्पीच थेरेपिस्ट को दिया जाता है, सेकंड प्रेफरेंस एजुकेटर को दिया जाता है, थर्ड प्रेफरेंस उसके पेरेंट्स को दिया जाता है, या फिर उल्टा होगा, पेरेंट्स फिर टीचर फिर स्पीच थेरेपिस्ट। तो कौन ये वाला स्किल करवाएगा वो 12वें नंबर पे हमें लिखने की जरूरत है, ये वाला गोल ये व्यक्ति करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी का मतलब है अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बच्चा क्या क्या काम करेगा। पार्ट ए एक बनता है एक साल में, पार्ट बी बहुत सारे बन सकते हैं, हर स्किल के लिए एक बनता है। तो अगर हम एक साल के लिए अगर हम 24 या 36 अगर लेते हैं स्किल्स, तो 36 बार आपको पार्ट बी बनाना पड़ेगा, एक साल की बात हो रही है। ठीक है, तो एक साल में आप पहला क्वार्टर में कितने लोगे, तो फिर हो सकता है आपने 10 लिया है या 12 लिया है या फिर सिर्फ 4 लिए, जैसे आप डिवीजन करना चाहते हैं। तो हर स्किल के लिए आप एक पार्ट भी भरोगे। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करोगे कि बच्चे को क्या करने की जरूरत है, जैसे फीडिंग स्किल हो गया, ड्रेसिंग स्किल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, जो भी वो स्किल है उसको आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि बच्चे से क्या आप उम्मीद रखते हैं ट्रेनिंग के बाद। ठीक है,
फिर बच्चे का करंट लेवल क्या है, उसी स्केल के अनुसार बच्चा किस लेवल पे खड़ा है वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं बाल बनाना सीखे, कंघी करना सीखे, तो हमारा करंट स्केल हो सकता है कि वो कंघी पहचानता है और कंघी को पकड़ने की कोशिश करता है, या फिर अपने बालों में फहराने की कोशिश करता है, ढंग से नहीं करता बट फहरा रहा है। जैसे अगर आप ब्रशिंग स्केल बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि टूथ ब्रश को पहचानता है, टूथ ब्रश पे अगर पेस्ट लगा के दे दो तो अपने दांतों पे वो मलने की कोशिश करता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका करंट लेवल या बेस लाइन। ये आपको आपके असेसमेंट टूल से भी मिल सकता है या फिर बच्चे को ऑब्जर्व करने से आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 15th आता है जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि ये वाला कार्यक्रम कितनी देर के लिए बच्चा करेगा और किस प्रकार से करेगा। ठीक है, करंट लेवल को ही आप डिस्क्राइब करोगे, जो बिहेवियर आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जो स्किल आप उसमें सिखाना चाहते हो उसको आप ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अगर आप देखोगे तो कुछ सब टाइप्स होते हैं, कंडीशन, द चाइल्ड इन्वॉल्व, द बिहेवियर, द एक्यूरेसी एंड द टाइम ड्यूरेशन। तो हम बोलते हैं बोले जाने पर या सामग्री देने पर अमित क्या करेगा, ब्रशिंग करेगा। कितनी देर वो करेगा, 10 मिनट के लिए। कितने एक्यूरेसी से, 8 में से 10 बारी सही करेगा या फिर 80% सही करेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक सेंटेंस की तरह बनता है जिसमें बच्चे से क्या करवाना है बहुत क्लियरली स्पष्ट तरीके से हम लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऑब्जर्वेबल रहता है, मतलब दिखाई देना चाहिए। अच्छी तरह करेगा इज नॉट अ वर्ड, कितने परसेंटेज से कितने एक्यूरेसी से करेगा वो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने बताया स्टेजेस रहते हैं, कंडीशन, बिहेवियर, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेडलाइन, और उसके बीच में बच्चे का नाम होना जरूरी है। सो when asked, the child so and so will point at the fruit named apple 8 out of 10 times correctly within 3 months लिखा है यहाँ पे। पर जैसे हम क्लास का ड्यूरेशन दे देते हैं या फिर जब मैं एक्टिविटी कराऊं 20 मिनट का एक्टिविटी, तो 20 मिनट के अंदर उसने एटलीस्ट 5 बारी उसको आइडेंटिफाई किया हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा एक सिंगल सेंटेंस में रहता है जिसमें बच्चे को क्या देने पर बच्चा क्या व्यवहार करेगा, कितने एक्यूरेसी में करेगा और कितने समय में करेगा, हम वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आता है का मतलब है आप ये कार्यक्रम सिखाएंगे कैसे। हमने बोला ब्रशिंग सिखाना है बच्चे को, ठीक है, तो ब्रशिंग के लिए सबसे पहले उसकी जगह तय की जाती है। ब्रशिंग कहाँ सिखा रहे हैं, किचन में भी वॉश बेसिन है, बाथरूम में भी वॉश बेसिन है, तो आप कहाँ सिखाएंगे। कई बार बाल्टी और मग्गा लेके कई लोग बाहर भी ब्रश करते हैं, पर वो आइडियल सिनारियो नहीं है बच्चे को सिखाने का। तो हम बोलते हैं सबसे आइडियल जगह होती है बाथरूम में उसको ब्रशिंग सिखाना। तो हम बाथरूम में ले जाएंगे, बच्चे का सारा सामग्री किस तरीके से तय किया जाएगा वो लिखते हैं कि टूथब्रश और पेस्ट एक कप के अंदर होगा, बच्चे का तौलिया सामने टंगा हुआ होगा, पानी नलके में होगा या फिर मग्गे में आप पहले से निकाल के रखेंगे या बच्चे से बोलेंगे निकाल के रखो। और किस तरीके से ब्रश करना है, पहले ब्रश को गीला करना है, उस पर पेस्ट लगाना है, ये जो भी आप पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने प्रोसीजर में लिखा पहले 5 दिन टीचर बच्चे के ब्रश पे पेस्ट लगा के देगा, अगले 5 दिन बच्चा खुद से पेस्ट खोल के थोड़े थोड़े ड्रॉप्स की तरह ब्रश पे पेस्ट लगाने की कोशिश करेगा, अगले 5 दिन हो सकता है बच्चा अपने आप पूरे ब्रश पे पेस्ट लगाए और पूरा काम खुद से करे। तो हम धीरे धीरे अपना एक्टिविटी कैसे फेड ऑफ करते हैं, मतलब सपोर्ट कैसे फेड ऑफ करते हैं, ये सब आप अपने प्रोसीजर में लिखोगे कि 15 दिन या 30 दिन जितने भी दिन आप इसको ये ट्रेनिंग दोगे, आप किस तरीके का सपोर्ट देंगे और कैसे उसको फेड ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर आता है मटेरियल नीडेड, ये काम कराने के लिए मेरे को क्या क्या जरूरत है। तो सिंपल सा मैंने जैसे ब्रशिंग का एग्जांपल लिया, तो आप बोलोगे मेरे को ब्रश चाहिए बच्चे के लिए एक अलग से, पेस्ट चाहिए जो बच्चे के लिए आसानी से यूज कर पाए,
कई बार हम अडेप्टेशंस की जब बात करें तो आजकल मशीन वाला भी पेस्ट का डिस्पेंसर आता है, तो उसमें पेस्ट रख दिया जाता है, उसका बटन दबाओगे तो थोड़ा सा पेस्ट आपके ब्रश के ऊपर निकलता है, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। क्यों? बच्चे को सिर्फ ये काम करना है, ब्रश अंदर लगाना है, दबाना है, एक बार दबाएंगे तो थोड़ा सा पेस्ट निकलेगा, तो पेस्ट नीचे नहीं गिरेगा। या फिर कई बार पेस्ट का ढक्कन नीचे गिर जाता है, या फिर कई बार ब्रश ढंग से नहीं पकड़ा जाता तो उसका हमने हैंडल को मोटा कर दिया। तो मटेरियल जब आप लिखेंगे उसमें ये भी ध्यान देंगे कि क्या क्या अडेप्टेशंस आप देने की बात कर रहे हैं। छोटी उम्र का बच्चा है तो ब्रश किस तरीके का होगा, बड़े उम्र का बच्चा है पर उसका ग्रिप खराब है तो कितना मोटा हैंडल होना चाहिए, पेस्ट कितनी तरीके का होगा। अगर कोई ग्रामीण स्थान का बच्चा है तो वहां पे हो सकता है पेस्ट उपयोग ना करें, वो मंजन यूज करते हो। जैसे आप मेरे गांव में जाओगे, काले रंग का मंजन आता है, वो यूज करते हैं। हमारी दादी नानी सब हमें वही बोलते हैं, उससे बोलते हैं कि दांत और साफ होता है, राख जैसा होता है। तो बच्चे की परिस्थिति के अनुसार उन आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है और बच्चे से वो क्रिया करवानी है। तो मटेरियल नीडेड में ये पूरा आप लिखेंगे, तौलिया आएगा, पानी आएगा, पानी का सोर्स आएगा, जो जो बच्चे के स्किल्स हैं। जैसे अगर आप बच्चे को ग्लास पेंटिंग सिखाते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, तो ग्लास पेंटिंग के लिए ग्लास पेंट्स हो गए, ग्लास फाइबर ग्लास हो गया, फिर आपके मार्कर्स हो गए, या फिर आपको पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए वो हो गया, थिनर चाहिए वो हो गया। तो ये पूरा आप सामग्री वहां पे लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए काफी सारे लोग एक टास्क एनालिसिस शीट का उपयोग करते हैं। तो टास्क एनालिसिस शीट भरने का श्रृंखला, वो जो तरीका है, वो एक लंबा एक क्लास लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको इधर इंक्लूड नहीं किया है। टास्क एनालिसिस शीट में आप क्या करते हैं, टास्क स्लाइसिंग करते हैं कि एक स्किल को कैसे तोड़ के छोटे छोटे भाग में हमने डाला है। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपको नलका खोलना है, तो नलका खोलना सिखाने के भी 10 स्टेप होते हैं, या फिर आपको कपड़े पहनना है तो उसके भी 10 स्टेप होते हैं। अगर आपको कलरिंग करना है उसके भी आपने 10 स्टेप बना दिए। 10 स्टेप का मतलब है उस स्किल को इतने बारीकी से आपने लिखा है जिससे बच्चा हर स्टेप को कैसे सीखेगा चर्चा कर सकती है। जैसे मैं बोल रही हूँ नल का खोलना, वो ही एक बहुत बड़ा काम है, उसमें हैंड फंक्शंस की जरूरत है। हमें बहुत साधारण काम रखता है, बट कई छोटे बच्चों में देखा गया है कि वो नल का नहीं खोल पाते, तो हम उनको ट्रेनिंग क्या देते हैं, प्रोसीजर में ऐड करेंगे कि छोटे बॉटल्स खोलना बच्चे को सिखाएंगे। एक हाथ लेफ्ट की ओर गया, दूसरा हाथ राइट की ओर गया, कैसे छोटे छोटे बॉटल्स को ओपन करना है उसकी ट्रेनिंग देंगे। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करके जाएंगे। अगर एडेप्टेशन देना है तो हमने नल का ही चेंज कर दिया, उसमें बटन वाला लगा दिया, फिर पुश करने वाला लगा दिया। तो इवैल्यूएशन का तरीका उन्होंने जब एक टास्क एनालिसिस शीट में डाला तो एक स्किल का छोटे छोटे बारीकियों को समझने में हमें आसानी हुई। तो हमने जब उसका टेस्टिंग भी किया तो हमें पता चला कि बच्चे को नल का खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को नल का बंद करने में दिक्कत है। नल का ज्यादा पानी खोल देता है या फिर बहुत कम पानी खोलता है। या फिर हम ब्रशिंग को ही छोटे छोटे स्किल्स में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा ब्रश तो ढंग से कर लेता है लेकिन कुल्ला नहीं करना सीखता, या फिर उसको थूकना नहीं आता, पूरा झाग उसके मुंह में रह जाता है और हमें हाथ से उसको वाइप करना पड़ जाता है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर बच्चा कुल्ला करना नहीं सीखते तो हम बोलते हैं थोड़ा सा एडिबल वाला टूथपेस्ट लो। छोटे बच्चों में एडिबल टूथपेस्ट आता है कि अगर वो निगल भी गए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि पूरे स्केल में कौन से सब स्केल में आ रही है। तो इवैल्यूएशन जब हम करते हैं पूरे स्केल का करते हैं, पहली बात सारे स्किल्स को इसी तरीके से हम जांच करते हैं और इसको एक बार ग्राफ में हम दिखाते हैं कि बच्चा इतने प्रतिशत पहले दिन करा, नेक्स्ट डे पे इतने प्रतिशत उसको सक्सेस मिला, 15वें दिन पे या 30वें दिन पे उसको इतने परसेंटेज में स्किल में उसको सफलता मिली। 80% से ज्यादा अगर आपकी इवैल्यूएशन में आए इसका मतलब बच्चे ने वो स्किल अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर आप उस फॉर्मेट को यूज नहीं करना चाहते तो आप बेसिक लेते हैं, असेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक,
आप असेसमेंट के दौरान आप चेक करेंगे कि क्या बच्चा ब्रश कर रहता है, हाँ या ना। करता है तो वीपी के साथ करता है, मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ करता है, फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ करता है, क्लूइंग के साथ करता है, या इंडिपेंडेंटली करता है। आप उतना भी अगर लिख लेंगे तो भी काम चल जाना। ठीक है, तो अंत में मैं आपको दिखाऊंगी ये फॉर्मेट है जिस तरीके से लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। पार्ट ए का एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है। इसके साथ नॉर्मली फॉर्मेट ए के साथ बहुत सारे आपके और फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स जाते हैं, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड या फिर टीचर्स का रिपोर्ट कार्ड या फिर थेरेपिस्ट का रिपोर्ट, ये सारा इसमें ऐड होता है। तो जैसे मैं आपको समझा रही थी, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास एंड रोल नंबर है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड है, फिलिंग अप आईपी, कौन से टाइम पे हमने फिलअप किया था, कौन से साल का है, आईपी नंबर है, बच्चे का एड्रेस, फोन नंबर, ये सब जाएगा। मदर टंग, कौन कौन सी भाषाएं वो बच्चा बोलता है। फिर कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे को मिर्गी के दौरे होते हैं, या फिर बच्चा चश्मा यूज करता है, या फिर बच्चा हियरिंग एड यूज करता है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में बताना चाहते हैं तो हम वहां लिखते हैं, या फिर बच्चा व्हीलचेयर यूजर है वो वहां पे लिखते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड कंडीशंस, और कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चे को हैं, या फिर कोई मेडिकल कंसर्न्स है, या फिर कोई और टाइप का डिसेबिलिटी है, वो यहाँ लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऑटिज्म विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट विद सेरेब्रल पाल्सी, कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हम कोमॉर्बिड बिहेवियर्स हम लिखेंगे। उसके बाद एनुअल गोल्स, अगर हमारे पास 24 हैं तो 24 हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे असेसमेंट के अनुसार ये गोल्स बच्चे को लेने की जरूरत है। ठीक है, पार्ट बी, जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास 24 गोल्स हैं तो आप 24 बार इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला स्किल क्या है, उसका करंट लेवल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सामान आपको जरूरत है, क्या सामग्री यूज करेंगे, कोई अडेप्टेशन आपने उस मटेरियल में दिया है या नहीं, बच्चे को मोटिवेट कैसे करेंगे, जिसमें बिहेवियर स्ट्रैटेजीज आते हैं, जो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव बिहेवियर स्ट्रैटेजीज, वो मोटिवेशन में आता है। फिर प्रोसीजर आप पूरा लिखेंगे, फिर आप इवैल्यूएशन लिखेंगे। यहाँ पे 1 to 7 है, आप प्रतिशत के अनुसार भी लिख सकते हैं, या फिर टास्क एनालिसिस शीट यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपके बीएड में टास्क एनालिसिस शीट की बात हो रही है या नहीं, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मेट ही नहीं ले रही हूँ, वो टाइम लगता है समझाने में, उसका सिद्धांत अलग है। फिर एंड में हम साइन करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट बिना आपके सिग्नेचर या फिर आपकी डिटेल्स के अधूरा रहता है। तो आईपी फॉर्मेट जब आप देखेंगे तो 3 पन्ने ही हैं। कई बार एग्जाम में वो बोलते हैं कि आईपी फॉर्मेट को आप कंपोनेंट्स को लिखें और उनको समझाएं कि हर कंपोनेंट पे क्या जाता है। तो जितना मैं इस पीपीटी में दे रही हूँ, मेरे ख्याल से उतना काम चल जाना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप लोग जब अपने आईपी उसमें 19-20 का फर्क होगा, क्योंकि ये वाला चलता है फॉर ऑटिज्म, फॉर सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में उनका चेकलिस्ट अलग रहता है, ऑटिज्म के लिए और आईडी के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अपने स्कूल के अनुसार या फिर अपने जहां पे भी आप काम करते हैं उसके अनुसार उनका आईपी अलग तरीके से बनता है, तो इसमें बहुत सारे एडिशंस या सब्सट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल प्रूफ नहीं है, पर ये मेन स्ट्रक्चर है, आपका मेन जो ढांचा रहता है आईपी का, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो यही है। चलिए, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे पास आज काफी समय है। हेलो हाँ सौरभ, बोलो। मैम, वॉइस क्लियर है मैम मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम, एक पॉइंट था जिसमें हमने आईईपी के बारे में, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आईईपी डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपने 2 इमेज शो करी थी। एक टाइप जो जी चाइल्ड जी। सेंटर था और एक आईईपी प्रोसेस था जिसमें हु इज ऑन आईईपी टीम था। तो मैम, ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल वाले थे जिसमें चाइल्ड सेंटर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ठीक था, स्पेशल एजुकेशन इज सर्वर नॉट अ प्लेस, जनरल एजुकेशन करिकुलम थे। मैम, ये जो यहाँ पे था प्लानिंग फॉर अडल्ट आउटकम्स, इसमें मैम क्या था एक्चुअली उस टाइम में भी शायद मैं चलिए, सुन नहीं पाया ठीक मैं से। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आजकल एनसीईआरटी क्या कर रहा है, वो मल्टी स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहा है। मल्टी स्किल ट्रेनिंग का मतलब बच्चे को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाए, जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन की या कंस्ट्रक्शन वर्कर की या हर्बोलॉजिस्ट की या फिर गार्डनर की या फिर इन्वर्टर बनाने की,
तो हमने ये समझा है कि दुनिया में वोकेशनल के सोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, राइट? को सिखाएं जिसकी फाउंडेशन या एक्सपोजर जो देना होता है वो बहुत ही छोटी उम्र में देना शुरू करना पड़ेगा। जैसे अगर आप वोकेशनल प्री वोकेशनल स्किल्स का अगर आप फॉर्मेट उठाओगे तो उसमें टूल यूज की बात कर रहे हैं। टूल को अच्छी तरह उपयोग करना, कैंच करना, स्टेपलर यूज करना, पंच मशीन यूज करना, या फिर कड़ची चलाना, या फिर चाकू का उपयोग करना, या फिर प्लेयर या स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना। तो इसकी नींव हम बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे को देते हैं। उसके अनुसार हमें पता चलता है कि हाँ 10 साल बाद बच्चा ये सब ट्रेनिंग ले सकता है। तो एडल्ट पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि 15 साल बाद सौरभ क्या करेगा, उसकी नींव कब डाली जाए। जैसे बीएड करने के लिए आपको 2 ही साल लगते हैं, क्यों? अगर आपको 2 साल बाद टीचर बनना है तो 2 साल काफी रहेगा आपको उस ट्रेनिंग के लिए, राइट? या फिर आपको बीएलएड करना है तो 4 साल का शिक्षण रहता है, तो 4 साल बाद ही आप करोगे। तो हर ट्रेनिंग का एक ड्यूरेशन रहेगा। उसका ट्रेनिंग कब शुरू होना चाहिए, कौन सी उम्र में शुरू होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, वो वाला पर्सपेक्टिव हमें रखने की जरूरत है। इसलिए हमने बोला था कि आईईपी में कहीं ना कहीं एक एडल्ट आउटकम पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कई बार आईपी में हम सिर्फ एकेडमिक्स या बेसिक पर्सनल स्किल ट्रेनिंग की ही बात करते हैं, बट बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आया सारा? यस मैम, थैंक यू। किसी और को कोई सवाल पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। So much. ओके, बाय।